तो जरा इन सब बातों का सर ध्यान लेकिन रखें। बीच हाँ बीच में जैसे कई बार नेटवर्क की वजह से कट जाता है तो रिज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, चलो कोई कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की देखिए, जो जो बातें हम लोग कहते हैं ना, उन बातों में हमको क्या ध्यान में रखना है कि बातों की मूल भावना क्या है। उसको ये भावना है कि आप जी क्लास सर। में तत्परता से, पूरी निष्ठा से, मनोयोग से रहें। और अगर अभी जी सर। वर्चुअल क्लास में क्लास का ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया है कि व्यक्ति ने लॉग इन कर दिया, ज्वाइन कर लिया, और बाद में कैमरा बंद करके चाय बनाने चला गया है, या कहीं जी घूम टहल रहा है, कुछ सही और काम कर बात। रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जिन बातों जो हम लोग बात क्लास में बात करेंगे, वो आप सबके काम की बातें हैं। और जैसे अभी जी सुचित सर। तोमर ने अपना प्रेजेंट लिखा, तो आप लोग भी चाहे अभी चाहे थोड़ा देर में क्लास अपना प्रेजेंट लिख दें। तो हम लोग अब अपनी बात शुरू करते हैं। और भानु जी, हाँ जी सर, भानु, हाँ जी सर, हाँ अब जी सर, तक अब तक मुझको आपको लेके 17-18 लोग हो गए हैं क्लास में ना, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी सर, तो अब अभी क्या करें? औरों को थोड़ा सा एक आध 2 मिनट और देख लो, उसके बाद फिर हाँ जी उनको सर, ज्वाइन मत करने देना उनको, ठीक है ना? उनको हाँ फिर जी सर, उनका ज्वाइन जो है उनको डिक्लाइन डिक्लाइन कर देना उनको। हाँ जी सर, हाँ ठीक जी है, सर, हाँ जी सर। चलो ठीक है, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी आज की क्लास शुरू करने के पहले दो बातें मैं फिर से आप लोगों को ध्यान में करा देता हूं मैं। पहली बात तो मैंने ये कहा था कि आप सबको नेक्स्ट मंडे तक, अगले सोमवार तक अपना रिसर्च प्रपोजल टेंटेटिव बनाकर और मुझे मेल करना है। कई लोगों ने व्हाट्सएप मुझे किया था, मुझे लगता है एक तो मुझे दो लोगों के नाम, एक फोन भी आया था एक आध दो लोगों का, मुझे फोन में उठा नहीं पाया। तो आपको मेल करना है। मेल से क्या होता है कि मैं फिर उसको जब भी मेरे मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, और आपको इमीडिएटली मैं उसका जवाब भी मेल पर ही लिख दूंगा। इसलिए फोन करने की आवश्यकता नहीं है। और व्हाट्सएप वगैरह पर भी मुझे थोड़ा कम समय मिलता है देखने के लिए, या देखा तो जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें व्हाट्सएप और फोन करना। बहुत अर्जेंट हो तो फिर एक मुझे संदेश दें कि आपसे बात करना बहुत आवश्यक है, और बिना बात किए आपसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो वो सर मैं खुद कॉल बैक करूंगा या आपका फोन मैं सुनूंगा। नहीं तो सबसे सहज अपना सरल उपाय है कि हम लोग मेल कर दें। मैं भी आपको अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में मैं क्लास खत्म होने के बाद लिख दूंगा, मैं आप सबको पता लग जाएगा वो। दूसरी बात कि अभी से मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ पढ़ाने, उसको आपको एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक थ्योरी, एक एक सिद्धांत अपने ऊपर, अपने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर प्रयोग करना है। जैसे मैं भी आपको आज पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन से प्रकार होते हैं, ये बहुत आवश्यक है। अगर हमको यही नहीं पता कि हमारा रिसर्च कैसा है, तो हम उस रिसर्च को करने का जो सारा साजो समाज है, तरीका है, मेथड है, वो हमको करने में दिक्कत होगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में दृष्टांत दिया था कि मान लीजिए कि हमारा रिसर्च किसी एक विशेष प्रकार का नहीं है, लेकिन अगर हमसे कोई कहीं पूछ भी ले कि क्या आपने इस प्रकार की रिसर्च के बारे में सुना है क्या, तो आपने प्री पीएचडी कोर्स किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो आपको ये कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि साहब मैंने तो सुना ही नहीं है, या मैं कभी इसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इन दो उद्देश्यों से क्लास अपनी ये पूरा कोर्स चलता है। पहला तो ये बात है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, उसका प्रयोग आपको अपनी क्लास में, अपने रिसर्च प्रपोजल में, अपने आगे शोध करने में मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टॉपिक ऐसा होता है, या हमारे गाइड व्यस्त होते हैं, या हमको बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलता है, तो हमको ही बहुत सारा काम अपना करना पड़ता है। उस प्रकार से भी अगर आपका जितना ज्यादा उर्वर ज्ञान होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उतना ही आप लोगों को अपना रिसर्च करने में फायदा, या आपको सहज रह सकता है। तो इन ओपनिंग रिमार्क्स के बाद मैं शुरू करता हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च।
रिसर्च को किसी भी प्रकार का, किसी चीज का जब हम टाइप्स का की बात सोचते हैं, उसके बारे में जानने का हम प्रयत्न करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम किस आधार पे किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं। वर्गी वर्गीकरण के आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य का या उत्तर प्रदेश का क्या वैशिष्ट है, इनकी विशेषता क्या है, तो हम पूछेंगे कि आप किस आधार पर पूछ रहे हैं। तो हम कहें भाई कि जनसंख्या के आधार पर बताइए, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे हम कोई कहे कि आप बताइए कि भूभाग के आधार पे, तो हम कहेंगे कि राजस्थान अपने देश का सबसे बड़ा प्रांत है भूभाग के आधार पे। तो इसी प्रकार से रिसर्च मेथड्स जो हैं, हमारे जो रिसर्च मेथड्स हैं, इनका हम निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि हमारा शोध किस प्रकार का है। और शोध के प्रकारों का भी निर्धारण करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है जानकारी करना कि कोई शोध को के प्रकारों का विवेचन करने का हमारा आधार क्या है। हमारा आधार आधार मतलब क्या होता है कि हम किस बुनियाद पर, हम किस बिंदु को लेकर अपने रिसर्च के प्रकार का निर्धारण कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अपना जो पहला जो अपना आधार होता है रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च के प्रकार का निर्धारण करने के लिए, वो होता है एप्लीकेशन। कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका अनुप्रयोग वो किसके लिए होगा, किस प्रकार से होगा। हम सब जानते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रयोग करना। आजकल हम सबके ध्यान में बहुत सारा आता है कि ये एप्स हैं। ऐप ऐप क्या है, वो ऐप को ही छोटे में एप्लीकेशंस बोलते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे चीजों को छोटे में बोलने की परंपरा है, जिसको हम बोलते हैं एब्रिविएशन। तो उसी प्रकार से एप्लीकेशन को छोटे में ऐप कहा गया है, और एप्लीकेशंस के लिए हम एप्स बोलते हैं। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका अनुप्रयोग, उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें, या जो भी रिसर्च हम करना चाहें या हम करने जा रहे हैं उसका किसके लिए उस वो अनुप्रयोग के माफिक होगा, किसके काम पे आएगा वो। इस दृष्टि से रिसर्च के आमतौर पे दो प्रकारों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई, केवल आपको रिकेपिचुलेशन के लिए, याद करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला रिसर्च होता है जिसको हम बोलते हैं प्योर रिसर्च। प्योर, PURE, प्योर रिसर्च, शुद्ध शोध जिसको हम बोलते हैं, तो शुद्ध शोध बोल सकते हैं। तो ये शोध कैसा होता है? ये शोध ऐसा होता है कि जिसके द्वारा हमको ज्ञान के सृजन के क्रम को आगे बढ़ाना होता है। ज्ञान जो अपना होता है वो आरंभ में वास्तव में सिद्धांत के रूप में आता है। वो चाहे साहित्य का ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान का ज्ञान हो, चाहे वो प्योर साइंसेस का, विशुद्ध विज्ञान का ज्ञान हो, जितने ज्ञान होते हैं वो आरंभ में सिद्धांत के रूप में आते हैं। और इस प्रकार से जो ज्ञान सिद्धांत के रूप में आते हैं, उन ज्ञानों के सृजन का जो क्रम होता है वो ऐसा होता है कि विभिन्न प्रकार की शोध प्रविधियों का प्रयोग करके जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान होता है उसके अंदर हम कुछ जोड़ घटा करते हैं, और उस जोड़ घटा के पश्चात हम जिस प्रकार के नए ज्ञान का सृजन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च के अगर हमको दृष्टांत देखने हो, अगर हमको इसका उदाहरण देखना हो, तो जितने रिसर्च विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में होते हैं, या IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में होते हैं, या और भी जो विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक शोध के संस्थान हैं, प्रकल्प हैं, वहां जो शोध होता है वो वास्तव में प्योर रिसर्च होता है।
इसी प्रकार से अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में भी जो शोध सिद्धांत के निर्माण के लिए होता है उसको हम प्योर रिसर्च कह सकते हैं। और इस प्रकार से जो जो विशुद्ध शोध की हमारी प्राप्तियां होती हैं वो हमारे ज्ञान में विस्तार करती हैं। और इस प्रकार से कोई भी विषय होता है उसमें अनवरत रूप से लगातार उसका जो ज्ञान का कॉर्पस होता है उसका जो ज्ञान का जो उसका जो छाती होता है उसमें अभिवृद्धि होती रहती है। तो एप्लीकेशन की दृष्टि से, अनुप्रयोग की दृष्टि से ज्ञान का पहला प्रकार जो होता है उसको हम प्योर रिसर्च या विशुद्ध शोध बोलते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो वास्तव में हमारे व्यवहारिक जीवन का पक्ष है और इसलिए उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड को हम कह सकते हैं हिंदी में अनुप्रयुक्त शोध, अनुप्रयुक्त, जिसका हम अनुप्रयोग करें, जिसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि जो प्योर साइंसेस है, विशुद्ध विज्ञान है, उनके क्षेत्र में जो ज्ञान का निर्माण होता है सैद्धांतिक रूप से, वो ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है उन संस्थानों में जहां पर अप्लाइड रिसर्च और उपलब्ध ज्ञान के व्यक्ति के जीवन में अनुप्रयोग के रूप में उसको तकनीक के रूप में विकसित करने का उनका प्रकल्प रहता है। भारत में इस प्रकार के जो सबसे बड़े संस्थान हैं उनको हम IITs बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो होते हैं। वो विज्ञान के क्षेत्र में जो सैद्धांतिक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, जो सैद्धांतिक शोध से हमारे समक्ष जो ज्ञान उपस्थित होता है उसको जीवन के क्षेत्र में, उसको हम अपने जीवन में कैसे अनुप्रयोग करें, कैसे उसको हम प्रयोग करें, इस प्रकार की तकनीक का निर्माण, उसका प्रयोग, उसका व्यावसायिक उत्पादन और उसमें लगातार रिफाइनमेंट, लगातार उस तकनीक में और सहजता आए और उसमें उत्कृष्टता आए, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो शोध है, उस प्रक्रिया में अपने देश की जो IITs हैं वो बहुत लंबे अरसे से देश की सेवा कर रही हैं। और अप्लाइड रिसर्च के महत्वपूर्ण संस्थानों के नाते IITs को हम अग्रणी स्थान पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में ज्ञान का जो श्रृंखला होती है, बहुत सारे ICMR हम सब जानते हैं, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी लैब्स में शोध होते हैं, जो रिसर्च होते हैं। लेकिन वहां जो रिसर्च की जो प्राप्तियां होती हैं उनको अप्लाइड रूप देने के लिए एम्स जैसे संस्थान हैं। तो एम्स जैसे संस्थानों में जो सिद्धांत रूप में शोध होते हैं उनको लोगों के ऊपर व्यावहारिक तौर पे प्रयोग करके उनके लाभ, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके उनके द्वारा जो लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन आते हैं, इसके द्वारा ये अप्लाइड रिसर्च होता है। अब अगर हम इस रिसर्च का दृष्टांत पॉलिटिकल साइंस या समाज विज्ञान के क्षेत्र में देखने का कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण होता है और इन सिद्धांतों के निर्माण के पश्चात उन सिद्धांतों का जिस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है उसी क्रम को पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाइड पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अप्लाइड पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से दृष्टांत हो सकते हैं? वो चुनाव हो सकता है, वो चुनाव बहुत बड़ा दृष्टांत है अप्लाइड पॉलिटिक्स का। वो प्रचार के माध्यम हो सकते हैं, वो सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं, वो सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में जो प्रशासनिक सुधार के बिंदु हैं वो भी अप्लाइड रिसर्च के ही नाते गिने जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो अनुप्रयुक्त शोध की परंपरा विभिन्न विषयों में रही है, उसके द्वारा ही हम ज्ञान के, विशुद्ध ज्ञान के निर्माण का जो क्रम रहता है, उसको मानव जीवन में व्यवहारिक रूप में हम प्रकट करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दो हमारे पास बहुत मोटे मोटे शोध के प्रकार उपलब्ध होते हैं, एप्लीकेशन के आधार पे, अनुप्रयोग के आधार पे। पहला प्योर रिसर्च, विशुद्ध शोध, और दूसरा अप्लाइड, अनुप्रयुक्त रिसर्च। अब हमको ध्यान करना है कि जब भी हम अपना विषय देखें, हम अपने शोध के टॉपिक को देखें, तो हमको ये ध्यान करना है कि मेरा शोध किस प्रकार की श्रेणी में आता है। क्या ये अप्लाइड रिसर्च है या ये प्योर रिसर्च है। परंतु जो ये जो अप्लाइड रिसर्च है, इसका आगे फिर से तीन और इसका उप विभाजन किया गया है, इसके उप श्रेणियों का निर्माण किया गया है। इसलिए अगर आपने मोटा मोटा निर्णय कर लिया कि मेरा शोध प्योर है या अप्लाइड है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा शोध बहुत सैद्धांतिक शोध है और इसलिए ये तो प्योर रिसर्च के ही श्रेणी में जाता है, तो कोई बात नहीं, तो आप उस प्रकार की शोध की विधियों का प्रयोग करके आपको अपना शोध को आगे बढ़ाना है। परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे शोध में अप्लाइड शोध के प्रकार का अंश ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि अप्लाइड शोध के नाते तीन जो विभिन्न इसके उप प्रकार हैं, उनमें मेरा शोध किस प्रकार की श्रेणी में ज्यादा उपयुक्त बैठता है। तो वो तीनों प्रकार कौन से हैं? इसमें एक पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मूल्यांकन, या इसको हम बोल सकते हैं कि परीक्षण। तो इवैल्यूएशन का जो रिसर्च होता है आमतौर पे, इसके अंतर्गत किसी भी योजना, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोग्राम, कोई नीति, कोई प्रकल्प, इनका जब क्रियान्वयन होता है, हम सब जानते हैं कि हर सरकार की बहुत सारी नीतियां होती हैं, बहुत सारे उसके निर्णय होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। हम सब ने देखा कि अभी कोविड काल जब से आरंभ हुआ मार्च से, तो लंबे अरसे तक तो सारे विश्वविद्यालय वगैरह बंद ही थे। परंतु अभी जब से पढ़ाई लिखाई का क्रम आरंभ हुआ, तो ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन का नया क्रम आरंभ हुआ। अब ये नई चीज है, विशेषकर भारत में तो एकदम रूप से नई चीज है ये, क्योंकि अपने यहाँ क्लासरूम टीचिंग पर ज्यादा जोर था और उसी को हम सब अध्ययन अध्यापन का मूल प्रकार मानते थे। परंतु जो ऑनलाइन का क्रम अभी आरंभ हुआ है, अब ये अपने देश में कहां तक सफल हुआ, अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर, तकनीक का स्तर जिसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, इंटरनेट की स्पीड का प्रकार, बिजली की उपलब्धता, प्रॉपर सिग्नल आने की जगह का निर्धारण, लोग जो हाई यूज गैजेट्स हैं, लैपटॉप या स्मार्टफोन, ये क्रय करने की उनकी शक्ति, तो इन सब विषयों को ध्यान में रख के अगर कोई अध्ययन हो, इस बात को जानने के लिए कि जो अपने देश में ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन का क्रम आरंभ हुआ है और इस पर उत्तरोत्तर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो अभी के स्तर पे अपने देश में ये कितना सफल रहा, कितना प्रभावी रहा, किस स्तर तक इसको हम और आगे ले जा सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की किन विधाओं में हम ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई को या ज्ञान के निर्माण और ज्ञान के हम वितरण की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। अभी एक मैंने कल बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून देखा मैंने,
एक पेशेंट डॉक्टर पड़ा हुआ एक पेशेंट हॉस्पिटल में लेटा हुआ था अपने बेड पर। डॉक्टर आता है, उसका एक्सरे निकाल के देखता है और कहता है कि आपके एक्सरे में आपकी एक रिब, आपकी एक पसली टूटी हुई नजर आ रही थी, जिसको हमने फोटोशॉप, फोटोशॉप एक ऐप होता है डीटीपी में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, जिसके द्वारा हम पिक्चर्स को, फोटो को एक दूसरे के से जोड़ घटा कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी जो हड्डी टूटी हुई थी, रिब आपकी टूटी हुई थी, उसको मैंने फोटोशॉप के माध्यम से जोड़ दिया है। तो उसका जो कार्टून का मॉरल लिखा हुआ था कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट भी किया जा सकेगा। ना डॉक्टर मरीज के हड्डी को हाथ लगाएगा, ना प्लास्टर बांधेगा, ना दवाई खिलाएगा, वो फोटोशॉप के माध्यम से उसकी टूटी हड्डी को जोड़ देगा। तो इस प्रकार के जो शोध होते हैं, जो किसी नीति के, कार्यक्रम के, परियोजना के क्रियान्वयन या वो जिस हेतु से लागू किए गए उनके ऊपर जो अध्ययन होता है, उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन स्टडी। ये विशुद्ध रूप से ये अप्लाइड शोध होता है। अपने देश में हम सब जानते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। उन योजनाओं के द्वारा हमने क्या खोया, क्या पाया। अपने यहाँ लगभग हर क्षेत्र में कोई न कोई नीति लागू की जाती है। अभी नई शिक्षा नीति हम सबके समक्ष आई है। इसके जो अन्य पक्षों के अतिरिक्त एक जिस समान मुद्दे पर लगभग हर व्यक्ति के मन में आशंका है, वो है कि इस नीति में जो अच्छाइयां वर्णित हैं वो जमीन पर कितनी उतरेंगी, उनका क्रियान्वयन कितना सफल रूप से हो पाएगा, प्रभावी हो पाएगा। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये नई शिक्षा नीति अपने उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुई है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार की नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, उनके जो मूल्यांकन के लिए जो अध्ययन होता है, इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च, इवैल्यूएशन स्टडीज। इस प्रकार के रिसर्च आमतौर पे जो होते हैं वो फंडेड होते हैं, इनके लिए धन मिलता है, ये स्पॉन्सरशिप ये प्रायोजित होते हैं। और इसके लिए जैसे आप सब जिस प्रकार के पीएचडी के छात्र हैं अभी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, तो आप सबके लिए थोड़ा इसका कम अर्थ रहता है। ये जो सिद्धहस्त व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं विभिन्न संस्थानों में, या जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ शोधार्थी हैं, उनको काम दिया जाता है कि वो इवोल्यूशन स्टडी करें। और इस प्रकार के शोध का जो प्रकार है, उसके लिए वो एक और हम क्षेत्र बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट स्टडीज, विकास अध्ययन। तो विकास का, नीतियों का, कार्यक्रमों का जो सारा प्रकल्प होता है वो मानव विकास का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेवलपमेंट स्टडीज, विकास अध्ययन। और इस प्रकार के अध्ययनों को हम बोलते हैं कि ये विकास की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के अध्ययन करने के लिए होता है। तो पहला कौन सा प्रकार हुआ एक्शन रिसर्च का? इवेल्युएशन स्टडी। इसके साथ दूसरा होता है, अगला है, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, एक्शन क्या हम सब जानते हैं, एक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना, क्रियात्मक। तो हमारा अगर कोई ऐसा शोध है जो हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम जो जिनके ऊपर शोध करना चाहते हैं, हम उनके जीवन के क्रम में, स्तर पे कुछ सुधार लाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे शोधार्थी हुए हैं कि जो अध्ययन करते करते उन्हीं के बीच में रच बस जाते हैं, रम जाते हैं। लेकिन अगर हम अध्ययन की बात को वहां तक ना भी ले जाएं, तो हमको निश्चित रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी प्रकार का शोध करें, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति शोध करता है आपदा प्रबंधन पर,
किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी जिले में, प्रखंड में बाढ़ बहुत आती है, और वो शोध करना चाहता है कि क्या बात है कि असम में और बिहार में हर वर्ष वही बाढ़ आती है, उसी प्रकार से लोग अपने स्थानों से डिस्प्लेस होते हैं, उसी प्रकार से उनके जन और धन की हानि होती है। तो कौन सी बातें हैं जिसके कारण से समस्या का शाश्वत रूप प्रस्तुत होने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं आ पा रहा है? या कोई व्यक्ति अगर भारतवर्ष में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो मल को लोगों द्वारा ही डिस्पोज ऑफ करने की प्रथा है, अगर इस पर शोध करना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर समाज के किसी विशेष वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता है, तो इस प्रकार के अध्ययन के पश्चात, अध्ययन के क्रम में ही उसकी जो प्राप्तियां होती हैं, उसके ध्यान में जो बातें आती हैं, जिस परिकल्पना को लेकर वो अध्ययन के अपने क्रम को आगे बढ़ाता है, उनके द्वारा वो बहुत सारी ऐसी बातें जान जाता, बहुत सारे ऐसे उसको अंतर्दृष्टियां प्राप्त हो जाती हैं जो उन लोगों की सामाजिक आर्थिक अवस्था का, उनके विकास के लिए किए जाने वाले विविध प्रकार के सरकारी गैर सरकारी प्रयत्नों का, उन प्रयत्नों की सफलता असफलता के कारणों का, और ऐसे लोगों का जो अध्ययन के हमारे विषय बिंदु हैं, विषय वस्तु हैं, उनकी यथावत स्थिति में रहने के कारणों का वो बखूबी अंदाजा लगा लेता है, वो जान जाता है, उसको पता लग जाता है। और इसलिए एक्शन रिसर्च की ये अपेक्षा होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या पर शोध करता है और उसकी उस शोध की प्राप्तियों के क्रम में उसके पास कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि आती है जिनसे उन लोगों के उस समस्या के समाधान में सहायता मिल सके, सहयोग मिल सके, तो निश्चित रूप से उसके उस शोध को अप्लाइड शोध के रूप में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। और इसलिए एक्शन रिसर्च जो होता है, ये वास्तव में समस्या के समाधान खोजने के रूप में किया जाता है, ये समाधान मूलक शोध होता है। तो आपको अब आपने जो टेंटेटिव अपना जो प्रपोजल बनाया, आपको ध्यान रखना है कि क्या या आप इस प्रकार के शोध के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कोई समाज का समूह, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा क्रम क्या मैं अपने अध्ययन के लिए ले सकता हूं जिसके अध्ययन के पश्चात मैं उस समस्या के समाधान के रूप में कुछ ठोस सुझाव या उन सुझावों को मैं स्वयं भी क्रिया रूप में बदल कर समाज के समक्ष एक नया दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता हूं क्या मैं? और इसलिए जो सरकारी फंडिंग वाले जो रिसर्च होते हैं, जिन शोधों के लिए सरकार पैसा देती, जैसे ICSSR है, उससे उससे आप लोग PhD करने के दौरान ही एक फेलोशिप है उसकी, एक उसका शोध का ग्रांट है, निधि मिलती है, इसको बोलते हैं डॉक्टोरल रिसर्च। तो आप लोग वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो ICSR का ग्रांट होता है, पैसा मिलता है, उसमें वो शर्त रखता है कि आप ये जरूर बताइए कि आप जो शोध करना चाहते हैं, इस शोध के द्वारा जो प्राप्तियां हैं वो कैसे समाजोपयोगी होंगी, समाज के लिए उनका क्या उपयोग होगा। और इससे भी आगे जाकर वो ये अपेक्षा करता है ICSR का प्रोजेक्ट कि आपके द्वारा किया गया शोध उस निश्चित विषय क्षेत्र में, उस निश्चित क्षेत्र में किस प्रकार से नीति निर्माण में, नीति के निर्धारण में नए प्रकार के फीडबैक, नए प्रकार के प्रतिमान, नए प्रकार के विषय बिंदु और संकेत रेखाओं का सृजन कर सकता है। किस प्रकार से नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और उनके मूल्यांकन में
आपके द्वारा किया गया शोध नई दिशाओं का सृजन कर सकता है। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्शन रिसर्च होता है वो हमेशा समाधान मूलक होता है। उसके उसके फोकस में, उसके केंद्र में कोई समस्या या किसी प्रभावित द्रवित व्यक्तियों का समूह होता है, और उसके पश्चात जो उसकी प्राप्तियां होती हैं, उस शोध से जो मिले हमको हमारे निष्कर्ष होते हैं, वो निश्चित रूप से उस समस्या के समाधान के लिए या उन उन लोगों के सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की विषम स्थितियों को समाधान रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत अधिक सहायक होती है। तो ये दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। तो पहला हो गया इवेल्युएशन, मूल्यांकन शोध। दूसरा हो गया एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट रिसर्च। सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत सहज शब्द है ये दोनों। सोशल मतलब होता है सामाजिक, इम्पैक्ट होता है प्रभाव। ऐसा शोध है जिसका समाज के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, जिस शोध के उपरांत कुछ ऐसी बातें निकल कर आए, कुछ ऐसे सुझाव, कुछ ऐसे अंतर्दृष्टि, कुछ ऐसे बिंदु आए जिसके द्वारा पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़े। अब यहां हमको ध्यान करने की आवश्यकता है कि एक्शन रिसर्च में और सोशल इंपैक्ट रिसर्च में हमको अंतर करना है। अंतर क्या करना है कि दोनों शोध के प्रकारों का जो अगर हम एक मोटा मोटा, एक हम व्यापक अगर दृष्टि डालें तो हमको एक से नजर आते हैं। एक्शन रिसर्च में भी हमको समाज में परिवर्तन लाना है, और सोशल इम्पैक्ट रिसर्च में भी हमको समाज में परिवर्तन लाना है। तो दोनों में अंतर क्या बचा, और दोनों को अलग अलग श्रेणियों में क्यों रखा गया? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूं। तो जरा अब मैं जिसका पहले तो मैं अवसर दे रहा हूं कि आप में से जो बोलना चाहें वो स्वयं को अनम्यूट करें, अपना नाम बताएं और बोले। और अगर कोई किसी के बोलने का मन नहीं है तो फिर मैं एक एक का नाम लूंगा अपने विवेक से, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि एक्शन रिसर्च क्रियात्मक से, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, और तीसरा है सोशल इम्पैक्ट रिसर्च, सामाजिक प्रभाव का शोध। इन दोनों में आपकी दृष्टि में क्या अंतर हो सकता है, बताइए। बताइए। सर, हाँ, जैसे एक्शन रिसर्च में एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर समस्या को और उससे प्रभावित हुए लोगों को रख सकते हैं। हेलो, फिर से बोलिए जरा, आपकी आवाज कम आई थोड़ा प्रमोद जी। मैं कह रहा था सर, जैसे एक्शन रिसर्च में एक पर्टिकुलर समस्या या पर्टिकुलर लोगों और उससे प्रभावित हुए लोगों को रख सकते हैं समाज के, जैसे बाढ़ हो गया, आपदा प्रबंधन, उससे प्रभावित। और जो सोशल इम्पैक्ट है उस पे पूरे समाज को एक ब्रॉड एरिया पे रिसर्च कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और कोई बताएं। और बताइए, 5 लोगों को बोलना है कम से कम। अभी एक प्रमोद जी खाली बोले हैं। सर गुड मॉर्निंग, अक्षय हेयर। अक्षय जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। ठीक है। हाँ, सर बेसिकली एक्शन रिसर्च आपका इज कैमरा ऑल अबाउट। अभी तक अक्षय अभी तक आपका कैमरा ऑफ था क्या? नहीं सर, मैं बाहर आया हूँ अभी, एक्चुअली इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया था तो अभी मैं बाहर आया हूँ, सो ब्लैक स्क्रीन थी, दैट्स व्हाई। अच्छा, बाहर बाहर नहीं आना है क्लास के दौरान, ठीक है? नहीं, लेकिन मैं रूम में था, बट ओके सर, फाइन। नहीं नहीं, क्लास के लिए जैसे क्लासरूम में बैठते हैं पूरी तन्मयता से, वैसे आपको जम के क्लास के लिए बैठना है, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। घर के अंदर भी नहीं घूमना है कि एक और दूसरे कमरे में घूमने लगे, ठीक है? जी ये क्लास है, ये सिनेमा हॉल नहीं है, ठीक है?
जी चलिए अब सर। बताएं अपनी बात, आप बताएं। Sir, action research is all about to get the solution of a particular problem in the society, which is prevalent in the society. As you have हाँ। already given the example of manual scavenging, so to solve the हम्म। problem, to understand the condition, whatever these scavengers are facing the problem in society, means to understand their economic issues, their हम्म। their social condition. But when we talk about social impact research, to understand what is the impact of a particular problem in the society. So basically, according to me, the difference is that uh, in action research we get the solution. In social impact research we understand what is the impact of a particular problem in the society. चलो ठीक है, Okay. ठीक है। और कोई बताएं, और बताएं अपने मन से। अक्षय जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, और कोई है या मैं नाम लेना शुरू करूं? हाँ जी सर, राजकिशोर। हाँ, राजेश्वर जी, इसका मतलब जी मतलब सर। आप मेरी धमकी से डर गए थे लगता है कि नहीं कुछ सर, बोलना तो नहीं ऐसा नहीं चाहूंगा था। ऐसे। वो बीच बीच में वो अक्षय का ऐसे आने लगा था, इसलिए मैं रुक गया था सर। बीच में अक्षय का आने लगा था, इसलिए मैं रुक गया था। जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, एक्शन रिसर्च वो एक केवल मतलब एक तरह से समस्या समाधान मूलक हो, किसी समस्या को लेकर ही होता है। और जी जी जो सोशल इम्पैक्ट रिसर्च होता है वो वैल्यूज पे भी हो सकता है, किसी भी और थ्योरेटिकल भी हो सकता है, जो समाज पे इफेक्ट डाले। उसमें जरूरी नहीं कि कोई समस्या ही हो। ठीक बात, ठीक बात। 3 हो गए, अभी दो दो अभी अभी और अवसर है बोलने का। मॉर्निंग सर, मैं सुरेश गुप्ता। हाँ सुरेश जी, मैं आपको बस सर, बताइए। एक्शन का मतलब ये है मेरे अनुसार कि आपने किसी समस्या के लिए सॉल्यूशन दे दिया और सोशल इम्पैक्ट में उसका परिणाम सामने आ जाएगा, तो उसका अप्लाइड रूप आ जाएगा। वो एप्लीकेशन हो चुका और उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है भविष्य में। और बताइए, और बताइए, और कोई अंतिम रूप से कौन बोलेगा? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सर मेरे ख्याल से जैसे एक्शन रिसर्च होता है, इसमें सर हम कुछ सुधार लाना चाहते हैं। जैसे जैसे सर आपने बताया था, जिस तरह से हम बाढ़ वगैरह को देखते हैं कि बिहार में किस हर साल क्यों बाढ़ आती है। और सर सोशल इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि जो हमने रिसर्च किया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। आप सबने अच्छा किया। जो बचे हुए हैं वो जरा तैयार रहे अगले प्रश्न के लिए। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं मैं। ठीक बात, आप लोगों ने ठीक बात बताई। सबने जिसका भी जिसने भी बोला, सबके उत्तर ठीक थे। बस खाली हमको इसको थोड़ा सा क्रमबद्ध करना है हमको। तो इसको हम कैसे क्रमबद्ध कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च जो होता है ये इम्पिरिकल ही होता है, और इसके बारे में हम हमेशा समस्या को लेकर ही चलते हैं। सोशल इम्पैक्ट में समस्या होना ये आवश्यक नहीं है। हम किसी प्रकार के जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें हम किसी प्रकार से अपेक्षित हम बदलाव लाना चाहें, इसके लिए भी सोशल इम्पैक्ट रिसर्च हो सकता है। दूसरा, जो एक्शन रिसर्च होता है, इसी वजह से इसका स्कोप आमतौर पे नैरो होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। जबकि सोशल इम्पैक्ट रिसर्च का जो दायरा होता है वो व्यापक होता है। तीसरा, जैसे राठौर जी ने कहा कि जो एक्शन रिसर्च होता है वो वास्तव में जो जीवन की व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके लिए होता है। सोशल इम्पैक्ट रिसर्च जो होता है वो वैल्यूज के कन्वर्जन के लिए भी होता है, वो वैल्यूज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है वो। और इसलिए जो सोशल इम्पैक्ट रिसर्च होता है वो वास्तव में दीर्घकालिक प्रकल्प होता है। वो इस प्रकार से किया जाता है कि एक निश्चित एक बड़े व्यापक स्तर के समाज की स्थिति में बदलाव लाया जाए। जैसे मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं मैं, कि अपने देश में एक बड़ा समाज है जो
जो झूम कल्टीवेशन, जिसको हम बोलते हैं झूम खेती करता है। पहाड़ों में ऐसे लोग रहते हैं। या एक अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम बोलते हैं घुमंतू जातियां, घुमंतू लोग होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं, ये इनका जो, इनकी दृष्टि में इनका जीवन शैली बहुत सहज है, सरल है। ये सदियों से अपने कार्य को करते हुए आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसलिए इनको अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा संकट या बहुत ज्यादा तकलीफ की इनको अनुभूति नहीं होती है। परंतु जिन लोगों ने शोध किया पर्यावरण पर, आवासन पर, देश में लोगों को स्थायी रूप से बसाया जाए, इस विषय पर उनको लगा कि नहीं, ये झूम खेती है और जो घुमंतू जातियां हैं इनकी जो जीवन शैली है इसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये समाज के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो अब घुमंतू जातियों के ऊपर अगर शोध करना है तो उसमें सबसे पहले हमको ये जानकारी करना पड़ेगा कि भाई ये घुमंतू जातियां हैं कहाँ, इनका उद्भव कहाँ का हुआ है, ये कहाँ कहाँ से घूम घूम के कहाँ कहाँ इनका कोई इनका पैटर्न है क्या, कोई विशेष विधि से घूमती रहती है क्या, ये इनके उस घुमंतूपन में हम किसी प्रकार से कोई अगर व्यवधान उत्पन्न करें तो इनका रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या इनको हम इनके साथ रह के, इनके बीच में रह के हम कैसे इस बात का पता करें कि ये अपने घुमंतूपन से खुश हैं कि परेशान हैं। खुश हैं तो उनको हम एक निश्चित स्थान पे बसाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का हम सृजन कैसे करें। परेशान है तो हम देखें भाई इनकी परेशानी कौन सी है जिसका हम सहज उपाय बता के इनको हम कहीं पर बसा सकते हैं। तो इस प्रकार से घुमंतू जातियों पर अगर कोई शोध होता है तो उस शोध के द्वारा एक समाज के बड़े वर्ग को पहली बात तो उसको एक निश्चित ठौर ठिकाना मिलेगा। स्थायी समाज है इसका हिस्सा बन सकता है। दूसरी बात कि इस प्रकार के लोगों के जो सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम को नए रूप में विनियोजित, सुविचारित किया जा सकता है। और इस प्रकार से इसका जो अंतिम समाज पर प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि कई बार इस प्रकार की घुमंतू जातियों के ऊपर लोगों का अविश्वास भी रहता है। इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं। इनको लोग मानते हैं कि ये पता नहीं कहां से चले आते हैं, आ जाते हैं। तो इस प्रकार से समाज के दोनों पक्षों का, घुमंतू जातियों के लिए भी और सर्व समाज का भी एक प्रकार से इस आशंका का निवारण होगा कि जो घुमंतू लोग हैं वो लोग समाज के लिए एक अभिशाप है या उनके द्वारा समाज पर कोई खतरा है। और दीर्घ काल में इस प्रकार के घुमंतूपन की प्रक्रिया का उन्मूलन होगा, इसकी समाप्ति होगी और समाज पर इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसका एक और हम लोग दृष्टांत इसके बारे में देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति हम सब जानते हैं कि अपने समाज में पिछले कुछ हजार वर्षों के दौरान थोड़ा सा डिटेरिएट हुई है, खराब हुई है। और इसलिए आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इतने नीतियां, इतने कार्यक्रम, इतने प्रकल्प, शोध हुए हैं जिससे कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर जो उनका प्राचीन भारत में स्थान था उनका समाज में, उस स्थान को उनको दिलाया जाए। अब ये कैसे संभव है? कि ऐसे संभव है जब विभिन्न प्रकार के शोधों के द्वारा जिन जिन आधारों पर कृत्रिम रूप से पूर्व के काल में, मध्य काल में स्त्रियों की दशा को दुर्दशा में परिवर्तित करने के उपक्रम किए गए। ये कहा गया कि स्त्रियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। ये कहा गया कि उनका जो नियोजन है वो घर के कामों के लिए ही बना हुआ है। ये कहा गया कि समाज के बहुत सारे काम हैं जो वो कर ही नहीं सकती हैं। इस प्रकार के जो भी शोध होते हैं
और उन शोधों के द्वारा जो मैंने प्रश्न खड़ा किए कि उनकी स्त्रियों की शारीरिक दुर्बलता होती है, वो घर की चादर में रहकर काम करें, ये उनके लिए कल्पना है। कुछ कामों के लिए वो फिट नहीं है, जैसे अभी अभी बहुत साल तक, अभी अभी कुछ महीनों तक सेना के तीनों अंगों में कॉम्बैट रोल के लिए औरतें महिलाएं फिट नहीं मानी जाती थी, लेकिन लेकिन शोध हुए, बोले ऐसा कुछ नहीं है। संसार में बहुत बहुत देशों में औरतें मोर्चों पे जाके लड़ाई कर रही हैं। तो इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, उसका समाज पे ऐसा व्यापक, वो किसी एक स्त्री के लिए नहीं होता है, वो ये किसी एक समूह के लिए नहीं है, किसी एक प्रांत की, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, एक सामाजिक पूरे महिला वर्ग, महिला समाज के लिए ये शोध होते हैं। और इन शोधों का जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पूरे समाज में एक चेतना आती है कि अब किसी भी आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। हर क्षेत्र, हर गतिविधि, हर कार्य, हर स्थान स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से खुलेगा, उपलब्ध रहेगा। और ये परिवर्तन आपको मानना चाहिए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। ये सहज, बहुत सामान्य परिवर्तन नहीं है। और इस परिवर्तन के मूल में क्या होता है? वो एक्शन रिसर्च होता है जो समाज में स्त्रियों की दुर्दशा के ऊपर किया जाता है, और उस दुर्दशा के आधारों को निर्मूल सिद्ध करने के लिए इस शोध की फाइंडिंग्स को हम आगे देते हैं, आगे इसको हम बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमको इस बात को मानना चाहिए कि सोशल इम्पैक्ट रिसर्च जो होता है, ये वास्तव में दीर्घकालिक भी रिसर्च होता है। ये जैसे एक आजकल अपने देश में ये काफी इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर बहुत बहुत जोर दिया गया है कि पिछले कुछ हजार वर्षों में किस प्रकार से जो परंपरागत भारतीय ज्ञान श्रृंखला है, जीवन शैली है, जो अपने जो वेदों में, पुराणों में, प्राचीन ज्ञान की परंपराओं में जो बातें कही गई हैं, उनको अंडरमाइन किया गया, उनका मान मर्दन किया गया। अभी एक मेरे पास कहीं से किसी संस्थान का एक शोध पत्र रिव्यू करने के लिए आया था। आप सबको पता है कि जो अच्छे अच्छे शोध के पत्रिकाएं हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं, उनमें अगर आप कोई शोध पत्र लिखने के लिए, छपने के लिए भेजेंगे, तो आपका ऐसे नहीं छाप देंगी। वो आपके शोध पत्र को जो इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने लोग हैं, प्रोफेसर हैं, या अध्यापक हैं, या शोधार्थी भी हैं, मतलब अपने अपने विषय के विशेषज्ञों के पास वो रिव्यू के लिए भेजते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड पीयर रिव्यू, अंध विद्वत समीक्षा। तो ये मुझे पता नहीं किसका पेपर है, उसको ये नहीं पता कि ये मेरे पास रिव्यू के लिए आया है। उसमें लिखा था, वो पेपर था लोक साहित्य पे, तो उसने लिखा था कि लोक साहित्य शब्द का उद्भव अंग्रेजी के फोक लोर शब्द से होता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि अब इन बंधु या भगिनी जो भी नहीं होगी, इनसे कोई पूछे कि ज्यादा प्राचीन भाषा अंग्रेजी है कि संस्कृत है, और लोक साहित्य शब्द लोक शब्द सबसे पहले संस्कृत में आया होगा या अंग्रेजी में आया होगा। लेकिन हम सबके जीवन में इस प्रकार के अध्ययन अध्यापन हुआ है कि जैसे हम, अगर आप सबकी बात मैं बताऊं, अगर आप लोग कोई शोध पत्र लिखें लोकतंत्र पे, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी लैटिन शब्द के डेमोक्रेटस से बना, इसमें डेमोस और क्रेटस, मतलब आपको इस प्रकार से अभी तक पढ़ाया गया है कि लोकतंत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। पहले डेमोक्रेसी आया, शब्द आया, उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ, और उस रूपांतरण के पश्चात हमको लोकतंत्र की अवधारणा का पता लगा। उससे पहले भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज थी नहीं। तो इस प्रकार का जो अब तक पढ़ने पढ़ाने का बहुत प्रपंची अनर्गल क्रम था,
उसको समाप्त करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और प्राचीन या परंपरागत भारतीय ज्ञान परंपरा को फिर से लोगों के समक्ष पुनर्स्थापित करने के लिए, आप सब जानते हैं कि अपना विभाग और अपने विभागाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा जी कितना इसके बारे में पैशनेट हैं, कितना भावुक हैं वो। और उनको मैं तो उनको उनको कई बार कहता हूं कि जिन जिन शब्दों के लिए, जिन जिन संकल्पनाओं के लिए ये लिखा जाता है कि फला शब्द फला संकल्पना अंग्रेजी या लैटिन के शब्द से बनी है, उन सब के बारे में आपको एक एनसाइक्लोपीडिया सा बना देना चाहिए कि हम बताएं कि इस अवधारणा या इस शब्द का की उत्पत्ति कैसे संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत जो भाषा विज्ञान में, शब्द रचना में व्युत्पत्ति उसकी वहां से मानी जाती है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति भारत की परंपरागत ज्ञान श्रृंखला पर, शैली पर काम करे और वो ये सिद्ध करे वो ये सिद्ध करे कि भारत में जो भी संकल्पनाएं, जिनको हम एट्रीब्यूट, जिनका हम स्रोत पश्चिम को मानते हैं, वो वास्तव में इतिहास के एक निश्चित कालखंड में, मध्यकाल में, और जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, आरंभिक आधुनिक काल में ऐसे लोग आए, ऐसे विचार आए, ऐसे बहुत कुत्सित संकुचित एक क्रम चला जिसके द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को अंडरमाइन, उसका मानमर्दन करके इनको आगे बढ़ाया गया। तो अगर इस प्रकार का कोई शोध इसको सत्यापित करे, इसको वो स्थापित करे, और इस प्रकार का अगर शोध आएगा तो उसका निश्चित रूप से समाज में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैंने जिस आपको शोध पत्र का हवाला दिया कि जिस व्यक्ति बंधु या भगिनी ने लिखा है कि जो लोक साहित्य या लोकगीत शब्द था, मैं साहित्य बोल दिया, मैं क्षमा कीजिए। तो लोकगीत का जो अंग्रेजी है वो फोकलोर से आया है, तो उनको पता ही नहीं है कि लोक क्या है और गीत क्या है और फोक क्या है और लोर क्या है और भाषाओं के विकास का क्रम क्या रहा है, और कैसे कोई शब्द, कोई भी परंपरा, वो लोकगीत की हो, लोक साहित्य की हो, लोक परंपरा का हो, किसी समाज के जीवन का हिस्सा बनती है। उनका पथ निश्चित रूप से भारतीय लोकगीतों पर है। तो भारत में लोकगीत की परंपरा पश्चिम के फोकलोर से आई है, उनको पता नहीं है इस बात की, इसलिए उनका दोष नहीं है। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, उस किताब में ऐसा लिखा होगा, उन्होंने इस प्रकार की दृष्टि अपनी रखी। इसलिए अगर ऐसा शोध होगा, जो क्रम आरंभ हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के शोध करना आरंभ कर दिए हैं, तो हमको वो दिन दूर नहीं जब हम ज्ञान की लगभग हर संकल्पना, हर अभिवृत्ति, हर विचार, हर शब्द का हम जो व्युत्क्रम है, उसका जो व्युत्पत्ति है, उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा से, संस्कृत साहित्य से, वेदों से मानेंगे, ना कि हम लैटिन शब्दों से, अंग्रेजी भाषा से और जो पश्चिम की अवधारणाएं हैं उनसे हम मानेंगे। इस प्रकार से सोशल इम्पैक्ट का जो रिसर्च होता है, इस रिसर्च का दोनों ही परिप्रेक्ष्य हो सकता है। ये समाज में कुछ व्यक्तियों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है, परंपराओं के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है, व्यवस्थाओं के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है, और इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। तो इस प्रकार से जो अप्लाइड रिसर्च है, इसके 3 मैंने आप सबको प्रकार बताए। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बताई बातें समझ में आ गई होंगी। आज हमने क्या पढ़ा, अगर मैं इसका 1-2 पंक्ति में बताऊं तो आज हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर शोध के 2 प्रकार होते हैं, प्योर और अप्लाइड रिसर्च। प्योर मैंने बताया कि ज्ञान के का जो विशुद्ध परिक्षेत्र है, उसमें नई अभिवृद्धि को जोड़ने को हम प्योर रिसर्च बोलते हैं, जो कि मूलतः सैद्धांतिक होता है। इस सिद्धांत को जब हम जीवन में व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। और फिर मैंने बताया कि अप्लाइड के आगे 3 भाग हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, एक्शन,
क्रियात्मक और सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव। ये पांचों अवधारणाएं आप सबको समझ आ गई होंगी। तो इसलिए अब जरा अपने दिमाग के तंतुओं को कस लीजिए। अब फिर से हम वापस आते हैं आपके पास कि आपको खुद बताना है। मैं प्रश्न पूछूंगा, तो अगर सुरक्षा से जो कितनी आपको समझ आई। सर आपका वीडियो ऑफ है। पहला प्रश्न मेरा ये है, आपका वीडियो ऑफ है सर। एक मिनट आप तो नहीं भानु यार, यहाँ तो ये दिखा रहा है कि मैं पूरा विजिबल हूँ। मैं सर आपका इंटरनेट सर मेरे स्लो स्क्रीन, दिखा रहा है सर। अच्छा लेकिन मेरे स्क्रीन पर तो ये पूरा है ये सर भानु हमें जी। सर आपका, हाँ जी सर आपका हमें वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है सर। आपका इंटरनेट सर यहाँ पे बहुत लो दिखा दे रहा है सर। अब आया वीडियो? जी सर, जी सर। भानु अब वीडियो आ गया? हाँ, वो असल में क्या है कि बीच में एक आध फोन आ जा रहा है, तो उस फोन के काटते काटते वो वीडियो वगैरह बन जाता है। अब मेरे वीडियो आ रहा है क्या, मेरे वीडियो भानु जी? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर रिसर्च क्या है, इसको आपको बताना है, तो कौन बताएगा इसके बारे में? बताइए बताइए। सर हाँ प्योर बताइए रिसर्च जो है वो जो ज्ञान के, भाई देखो, सुनो प्रमोद जी सुनो। पहले अनीता जी ने पहले अपनी आवाज ऊंची की थी, ओके सर इसलिए इनका ओके। पहले सुनिए। अनीता, हाँ बोलिए जी अनीता जी। ये डर रही है कि मेरा नाम तो पक्का ही लेंगे इसलिए मैं क्यों ना ही नहीं आसान सवाल। एक्चुअली सर मैं तो सर आज 5 बार जोड़ी हूँ इसको, बार बार कट रहा था सर। प्योर में अच्छा, एक्चुअली सर थ्योरी पे जोड़ दिया जाता है सर। नहीं नेचुरल नहीं बोलते हैं। जानते देखिए, और जो अगर आप प्योर में नेचुरल जोड़ देंगी ना, फिर तो हम सब प्योर के दायरे से बाहर हो जाएंगे ना। हम थोड़ी नेचुरल रिसर्च हैं। नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। उसमें से जो जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं उसकी जनरली अवरीति करने के लिए जो अप्लाइड होता है उस पे जो समाज पे सर जो इम्पैक्ट, अच्छा, आप पहले बोल लीजिए पहले। जो सर जो अप्लाइड वाला होता है उस समाज पे जनरली उसका समाज के लिए यूज किया जाता है कि अगर अगर कोई सिद्धांत अप्लाइड में व्यवहारिक रूप में उतारा जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सोशल इवेल्युएशन में होता है उसको व्यापक तौर पे पूरा समाज ही प्रभावित होता है। अगर उस पे कोई खोज की जाती है, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिया जा सकता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे घुमंतु जातियां हो जहाँ रह रही हो, अगर अगर उस पे शोध किया जाता है जनरली तो उनको फायदे भी हो सकते हैं, नफे नुकसान भी हो सकते हैं जनरली, क्योंकि वो एक नेचुरल क्षेत्र में रह रहे होते हैं। तो हम अपने हिसाब से उनको देखते हैं कि अगर वो हमारे हिसाब से जिएंगे तो शायद उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। उसी का परिणाम सर हम पर्यावरण आंदोलन को देख सकते हैं, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, चाहे दक्षिण में आपीको आंदोलन हो, चाहे अभी उड़ीसा में 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे जनरली, जो अभी सरकार की नई खनन नीतियां आई हैं। तो अब सर हम तो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि शायद वहाँ खनन होंगे तो उनको बेनिफिट होगा, लेकिन वहां से सर विस्थापन की भी समस्या बढ़ेगी उनके लिए। और अगर उनको नई जगह दी जाती है जनरली, कहीं उनका सेटलमेंट नहीं किया जाता तो वो लोग बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो कोई भी नीतियों का निर्माण आज की डेट में, कम से कम जो आज सतत विकास का दौर है, तो हम एक तरफा विकास लेकर नहीं चल सकते कि हम अपने हिसाब से देखें कि हम ऐसे करेंगे तो विकास होगा। हमें उसका सारा प्रभाव देखना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या वो विलुप्त तो नहीं हो जाएंगी वो जो भी जनजातियां हैं या जो भी चीजें हैं। अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो
हाँ सर, आ रही है। आवाज आ आ रही रही है है? सर, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जितनी बातें कहा अनीता ने, वैसे बातें तो सारी ठीक कहा, लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा जो मैंने पूछा, और वो सारी बातें कह दी जो ये जानती हैं। मैंने कहा था कि वो बताना है जो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा कि प्योर रिसर्च खाली क्या होता है। आपने प्योर केवल एक कहा, वो भी गलत कहा, और बाकी जो आपने बताया वो सब फालतू प्योर के आगे की बातें बता दी। ठीक है, तो इसलिए आपकी बातों के बारे में मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो आप कुछ बोल रही हैं, लेकिन आप अनम्यूट नहीं है, आप म्यूट है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए सर मैं दो ये बातें कह रही क्या हूँ है? कि आप डेफिनेशन पूछ रहे थे क्या, नहीं सिर्फ नहीं, प्योर साइंस मैं का? मैं मीनिंग पूछ रहा था, और अच्छा, प्योर आप साइंस मीनिंग। नहीं। हाँ, मैंने कहा प्योर, प्योर सॉरी, रिसर्च। एक्चुअली सर आवाज बहुत कट रही है सर मुझे। आवाज तो पूरी आ रही है सबको, आपको कैसे कट रही है? सर मैं तो 5 बार जोड़ी हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज ही मैं। मुझे केवल दो बातें मुझे कहनी थी। तो ये कहना है कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, तो ये इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल साइंस जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है जो शुद्ध विज्ञान की धाराएं हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल और लाइफ साइंसेस। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सब के ऊपर है। इसलिए हमको ये नहीं कहना, आपने कहा कि प्योर नेचुरल साइंस, ये नहीं कहना है। प्योर शोध हो सकता है सोशल साइंस में भी। तो शोध की जो दो बहुत मोटे ज्ञान के जो बहुत दो मोटे प्रकार हैं, एक नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक जो विज्ञान है, और एक सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान। तो शोध की प्रविधियों का प्रयोग हमको दोनों विज्ञानों में करना है। इसलिए हमको अगर गलती से हमारे मुंह से निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, उसको हमको तुरंत सुधार करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले मैंने कहा था लोक साहित्य, लेकिन वो फोक लोर था, लोकगीत था। मैंने कहा ये लोकगीत है, लोक साहित्य नहीं है। इसलिए आपको ध्यान करना चाहिए कि जब हम कहते हैं प्योर साइंस, तो हमारा मतलब है प्योर दोनों, प्योर सोशल साइंस भी और प्योर नेचुरल साइंस भी। इसलिए आपको केवल ये नहीं कहना है कि प्योर नेचुरल साइंस। दूसरी बात कि अगर हमको पता है तो जो आपने बातें कही, वो बातें दो प्रकार के लोग कह सकते हैं। या तो जिनको किसी निश्चित प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो अपनी बात को वो घुमा के कहते हैं कि उत्तर तो पता नहीं है, तो बाकी बातें कह दो और खूब बोल दो, तो आदमी चलो भाई हमारा बोलना हो गया, उत्तर भी नहीं देना पड़ा। या फिर वो कहते हैं कि जिनको उत्तर की क्लैरिटी नहीं होती, या वो प्रश्न नहीं समझ पाए होते हैं। मेरा प्रश्न था कि प्योर साइंस क्या होता है, या प्योर प्योर रिसर्च क्या होता है। तो इसको बहुत बहुत सिंपल सा इसका मैंने बताया था आपको इसका उत्तर, कि वह शोध जिसके मूल में किसी ज्ञान के सिद्धांतिक पक्षों का सृजन होता है। ध्यान रखना इसका जो कीवर्ड क्या है प्योर रिसर्च में, वो सैद्धांतिक पक्ष है। थ्योरेटिकल जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होता है। और इसलिए जैसे अपनी यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी, बॉटनी है, टॉक्सिकोलॉजी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रिसर्च करें और उस रिसर्च के हिसाब से कोई टेक्निक का कर दें, डेवलप कर दें ये, और उसके द्वारा लोगों का इलाज हो जाए, ऐसा नहीं है। ये केवल जो इन विषयों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कुछ ये नया जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही इनके द्वारा नए चीज जुड़ेगी, वो जुड़ते ही पूरे संसार में प्रकाशित हो जाएगी, पता लग जाएगी। और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र, जैसे मैंने कहा आईआईटीज हैं, उनके साथ फिर इनका समझौता होता है। ये उनको अपनी अपनी रिसर्च को ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो लोग इस प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके और जीवन में और सहजता लाने के लिए नई तकनीकों का ये आविष्कार करेंगे ये। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर रिसर्च, बोलते हैं इसको हम। तो इसलिए हमको इस प्रकार से बोलना है,
आप सब पीएचडी कर रहे हैं, तो अभी की स्थिति में ही आप सब पढ़ाने की हालत में, आप सब भी पढ़ा सकते हैं अगर कहीं पर पढ़ाने का अवसर मिल जाए तो। इसलिए आपको पढ़ाने क्रम में इस प्रकार से अपनी बात को रखना है कि बात छोटे में और विद फुल क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता के साथ होनी चाहिए। अब मेरा अगला प्रश्न है कि इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है? जिसको बोलते हैं मूल्यांकन शोध, क्या होता है इसके बारे में कोई बताइए। हाँ, प्रमोद ने हाथ खड़ा किया है क्या? अच्छा, आपका हाथ मुझे खड़ा सा लग रहा है। नहीं, अभी अभी मत खड़ा करो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न मैं पूछता हूँ राजीव जी से। राजीव जी है क्या क्लास में? राजीव जी सर, नमस्ते सर। हाँ सर, राजीव जी का इवेल्युएशन रिसर्च में नीतियों का परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन अच्छा, करते हैं। किसकी नीतियों का? जी सर। किसकी नीतियों का मूल्यांकन करते हैं? सर, कोई बनाई गई नीति हो किसी संस्था के द्वारा, उसका परीक्षण करते हैं। अच्छा, तो वो नीति बन जाते ही उसका उसका मूल्यांकन होने लगता है क्या? नहीं सर, उसका इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका परीक्षण। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि इसको इसको आप जो बोल रहे हैं ना राजीव जी, वो आप सूत्रों में बोल रहे हैं। सूत्रों में नहीं बोलना है, बात को पूरे वाक्य में बोलना है उसको। तो आप इसके बारे में 5 वाक्य बोलिए। इवेल्युएशन रिसर्च के बारे में आपको 5 वाक्य बोलना, पूरे पूरे वाक्य बोलने हैं आपको, 5 वाक्य बोलिए। जिस रिसर्च के द्वारा नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है उसे इवेल्युएशन रिसर्च करते 5 वाक्य बोलने, 5 वाक्य। पहला वाक्य हुआ आपका ये। हैं। जैसे किसी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का क्या प्रभाव रहेगा, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करना इस शोध के अंतर्गत आता है। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। और 3 वाक्य बोलिए। तरफ ध्यान नहीं आ देखिए, रहा। लोगों ने इस पर 20-20 पन्ने लिखे इस पर, और आपसे 5 वाक्य नहीं बोला जा रहा है, बताओ। राजीव जी क्यों बंद कर दिए? कैमरा चला के रखो। हाँ, ध्यान आया? चलो कोई बात नहीं, राजीव जी को मैं कल फिर पूछूंगा, मैं एक सवाल राजीव जी से, तो जिससे कि क्लास में इनकी तन्मयता बनी रहे। ठीक है। अब अपने मध्य में एक डॉली निमेश है। डॉली, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉली, बताओ यार, ये क्लास में आके गायब हो जाते हैं सब। अपना कैमरा पहले खोलो। कैमरा क्यों बंद कर रखा था? क्या हुआ है? कैमरा सर ऑन है मेरा। कहाँ ऑन है? ऑफ था। मैंने खोला तो आपका कैमरा फोटो नहीं। चलो, आप इवेल्युएशन रिसर्च अभी मैंने पूछा ना, इस पर आपको 5 वाक्य बोलना है पूरा। बोलिए। सर इसमें इवैल्यूएशन में सर नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। एक हो गया। हाँ हाँ, एक हो गया, एक हो गया। हाँ, 5 वाक्य बोलना है। देखो, आप लोगों को 250 पन्ने की पीएचडी लिखनी है और 5 वाक्य नहीं बोला जा रहा है, बताओ। बोलिए। सर एक्शन रिसर्च का पता है। हैं? सर एक्शन क्या रिसर्च हुआ? का पता है। ये लो। बाकी ये इसको क्यों नहीं पता? ये भी तो मैंने पढ़ाया अभी। कहाँ थी उस समय? आप चाय पीने चली गई थी क्या जब मैं ये? बस यही समझ में आया कि इसमें नीतियों का मूल्यांकन। नहीं सर, मेरे को इसमें नहीं समझ में आया कि नीतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अच्छा, चलो ठीक है। मतलब अभी अभी आप भी अभी बोलना नहीं सीखा आपने 5 वाक्य। चलो, अपने पास अजय कुमार जी हैं, बहुत जमाने बाद आए हैं। अजय, अपना कैमरा ऑन करो। अजय,
अजय कहाँ गायब हो गया? मैं बताऊं? मोनिका जी अभी रुको, मोनिका अभी रुको, अभी रुको मोनिका जी, आप अच्छा ठीक अपनी आवाज को आप म्यूट करो पहले, पहले मेरी आवाज को म्यूट करो, पहले म्यूट करो। अजय कहाँ गया? अजय है क्या? अजय के क्लास में तो है ये अजय। वाह भाई वाह, यार कहाँ थे यार तुम? पहले अपने आप को अजय, पहले अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है आपकी? सर अब काफी सही है। क्या हो, क्या गया था? सर मुझे इंग्विनल हर्निया का एक प्रॉब्लम हुई थी, उसका फिर सर्जरी हुई है। अरे बाप रे यार, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका हम लोग नाम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, अब तो स्वास्थ्य ठीक है तो एकदम ना? सर, हाँ सर अभी काफी सही है, अब मैं क्लास लेने लायक हो गया। तो आपको डॉक्टर ने ऐसा नहीं मना किया कि आपको बोलना मना है? आपको बोलना, बोल सकते हैं ना? हाँ सर बोल सकते हैं, बस चलने के लिए मना किया हुआ है, मतलब ज्यादा सीढ़ियाँ हाँ चढ़ने के चलो चलो, लिए वगैरह। नहीं तो क्लास तो बोलने का काम है, चलने का काम नहीं है क्लास में। अब हाँ, ये आप क्या बता सकते हैं क्या कि इवेल्युएशन रिसर्च के बारे में 5 इवेल्यूशन वाक्य? जी 5 यस वाक्य सर। बोलना है। सर इवेल्यूशन रिसर्च जो है वो एक टाइप है रिसर्च का, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट, पॉलिसी गवर्नमेंट की, उसके जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, या फिर उसने कितना इम्पैक्ट डाला सोसाइटी में, जिस टारगेट के साथ वो चली थी, मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव लिए थे वो उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कितना कामयाब हुई है, उसके बारे में उसका टेस्ट करते हैं। उसमें हम सारे सर्वे वगैरह कर कर, जैसे हमको ले सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना आई, तो उससे गर्ल्स के स्टेटस में सोसाइटी में उसको उसका क्या प्रभाव पड़ा उसका। फिर काफी सारी चीजों से उसका टेस्ट किया जा सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर या फिर सिटी को लेकर, स्टेट को लेकर, जिस पर हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस योजना का किस एरिया में ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसका कहाँ पर कम पड़ा। तो ये एक तरह से सर टेस्ट है, टेस्ट पेपर है, जिससे हम पता लगाएंगे कि कितना भी कुछ भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो कहाँ तक कामयाब हो रही है अपने टारगेट। हो गया आपका 5 वाक्य? हो गया आपका? यस। गिना था आपने? गिने नहीं मैंने, गिने नहीं अच्छा, सर मैंने। हाँ लेकिन एक ध्यान करना चाहिए हम लोगों को अपनी बात को कहते जी हुए, कि जब हमसे किसी प्रकार की विशेष अपेक्षा की बात आ जाए, कहा जाए कि आपको जी ऐसा सर। करना है आपको, तो उस समय हमको उस बात के बारे में विशेष सचेत हो जाना चाहिए। जैसे राजीव जी को जब मैंने कहा, तो राजीव जी ने बात पूरी बोली, लेकिन अगर उन्हीं बातों को वो छोटे छोटे वाक्यों में बोल देते, तो 5 वाक्य की बाध्यता पूरी हो जाती इनकी, और इनकी बात भी चली जाती। ठीक है, तो हमको ध्यान करना है हमको, ये क्लास आप जी सर। सबके लिए सीखने की बात है। कुछ मोनिका जी ने कहा था, मोनिका जी आपका कैमरा ऑफ रहता है, आप मुझे लगता है कहीं आप चाय बनाने ना चली जाती हूँ। सर चाय नहीं अपना बनाते। कैमरा, मोनिका जी कैमरा ऑन कीजिए पहले अपना। और गुड इतना मॉर्निंग अंधेरा सर। का रखा है कमरे में, लाइट वाइट जलाइए भाई कुछ। लाइट तो सर जल गया है। लाइट कहाँ जल्दी, आप अपना चेहरा कीजिए लाइट की तरफ, दिखे तो सही। हाँ। सर मैं हाँ बोलिए क्या? कानून का बनाया जाता है कि कन्वेंशन है, तो कानून के बारे में हम चाहते हैं कि कानून जनता के लिए कितना लाभकारी है, तो जानकारी किया जाता है। जैसे कि उनमें रिजर्व जो स्कीम थी उसमें कहा गया कि जो आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग हैं उन्हें रक्षा और लोगों से पूछें क्या कितना फायदा हुआ है, तो इसके देकर जो रिसर्च से हम वाह भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला मोनिका जी ने। हालांकि मोनिका जी की आवाज किस किस को आई, स्पष्ट आई, साफ साफ सुनाई दी? नहीं, आपको आवाज आई साफ साफ मोनिका जी की? नहीं आई ना? नो सर, अनुराधा, सर अनुराधा आवाज आई मोनिका जी की? नहीं सर, आई नहीं। तुम इतना बड़ा सर हिला रही हो, दो 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 पैसे की जबान निकाल दो।
इतना नहीं बड़ा सर, नहीं है। सिनारियो नहीं आई ना। हाँ मुझे नहीं आई, लेकिन चलो मोनिका जी ने बोला। असल में लगता है कि इनके घर पे कुछ दिक्कत है नेटवर्क की मोनिका जी के। चलो अंतिम बात बोलेंगी अनुराधा जी। यस सर। आप सुनिए, पहले प्रश्न क्या है आपके लिए। प्रश्न आपके लिए ये है कि सोशल इम्पैक्ट रिसर्च की आपको 5 विशेषताएं बतानी है। सोशल इम्पैक्ट रिसर्च सर। बताइए। ओके सर। सर सोशल इम्पैक्ट रिसर्च में सामाजिक प्रभाविकता। सर सोशल रिसर्च इम्पैक्ट में ऐसा रिसर्च किया था जिसमें समाज पर कोई प्रभाव पड़ता हो। एक बात हो गई। ओके सर। सर इसमें भी समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। दूसरी बात। और सर ये काफी दीर्घकालीन रिसर्च होता है। शाबाश, तीसरी बात हो गई। और सर और इसमें किसी समस्या को लेकर चलना जरूरी नहीं होता है, बट समस्या तो चाहिए, समस्या चाहिए अनुराधा जी। वो समस्या क्या क्या है ना सर, कि क्या है कि समस्या का स्वरूप जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई चिंता तो होती है हर रिसर्च में। इसीलिए हमको लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कथन। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिसर्च प्रपोजल का। समस्या नहीं है तो हम किसका कथन करेंगे, कथन नहीं करेंगे तो हम शोध क्या करेंगे। ठीक है। ओके सर। यस सर। और बताओ लास्ट बात, अंतिम बात क्या है। सर इसमें समाज में किसी व्यापक स्तर की समस्या का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये सब बातें आप पढ़ के बोल रही हो कि अपने ध्यान में याद करके बोल रही हो। सर आपने जो जो पढ़ाया है ना, मैंने वो लिखा था तो वो बता रही हूँ। अच्छा, लिखा है आपने ना। हाँ हाँ जी हाँ, सर। चलो ठीक है। नेहा, आप भी कुछ लिखती हो कि नहीं लिखती हो। हाँ जी सर, मैं लिखती हूँ साथ के साथ। सर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी, जो एवोल्यूशन रिसर्च है ना। हाँ बोल दो। सर इसमें सर इसकी जो फर्स्ट लाइन है सर, ये है सर कि अप्लाइड रिसर्च का ही एक भाग है। सेकंड है कि सर इसमें मूल्यांकन करते हैं। तीसरा है कि सर ये सरकार अपनी फंडिंग के थ्रू करवाती है, जैसे कि उनको जानना है कि जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं लोगों के लिए वो कहाँ तक सफल हुई हैं, तो लोगों को उनको लाभ मिला है नहीं मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। तो सबने अपनी अपनी बातें कही, इसका मतलब कि कुछ लोगों के क्लास में ध्यान है, बाकी लोगों की खबर मैं कल लूंगा। मैं मुझसे मुझसे लोग बच नहीं पाएंगे, चाहे वो वर्चुअल रहे चाहे वो आमने सामने रहे। मैं पढ़ाऊंगा भाई, तो अपने पढ़ाई का हिसाब मैं जरूर वसूलूंगा। ठीक है। लेकिन इसमें मैं अंतिम रूप से 3 बात कह के अपनी बात को आज मैं पूरी करता हूं मैं। पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको ये रिसर्च के मोटे प्रकार और बारीक प्रकार बताए, आपको जरूर इनको अपने शोधों पर अप्लाई करना है कि मेरा शोध किस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि एकदम हूबहू उसी प्रकार का हो, लेकिन उससे मिलता जुलता, उसके उस श्रेणी का, उस प्रकार का हो सकता है। तो पहला बात तो ये कि अगर इसको आप अपने शोध पे अप्लाई करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। हम सब ये पक्का ये जानते हैं कि जितना हम किसी काम को करके सीखते हैं उतना हम लेक्चर या भाषण से नहीं सीखते हैं। तो आपको जरूर ध्यान करना है कि अपने शोध पर इसको आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात कि आप लोगों को मैं जो क्लास में बता रहा हूं, आपको इसको पुस्तकों में पढ़ना भी है। हो सकता है कई किताबों में इस प्रकार से ना लिखा हो, ये बातें ना लिखी हो, तो आपको उन पुस्तकों को पढ़ के अपने मन में कुछ प्रश्न भी लेकर आने हैं। और इसके बारे में जो मान लो कुछ बात मुझसे अगर ओवरसाइट हो जाती, नहीं कह पाया, तो उसको अपने पास जोड़ कर भी रखना है उसको। और अंतिम बात है कि इन जो बिंदुओं के ऊपर ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ये एग्जाम में आता भी है। इसलिए कुछ बिंदु आप लोग क्लास के जरूर लिखा करें, तो आपको ध्यान में बहुत सारी बातें आती रहेंगी। किताब भी पढ़ लेंगे और उससे इसको अगर मैच कर लेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होता जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास को पूरी गंभीरता से लें, कहीं आए जाए ना, उठ के कहीं दाएं बाएं ना करें, कॉपी कलम लेकर बैठे। और जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग थोड़ा आप लोग लिखा करें।
लिखने से आपको बहुत ज्यादा स्पष्टता होगी, और मुझे लगता है कि उसके बाद ही आप इन सारे सिद्धांतों के बारे में पूर्ण रूपेण अपनी बात को कह लेने का सामर्थ्य हासिल कर पाएंगे। और ध्यान रखने की बात है कि अगर हमको ये टेस्ट करना हो, जांच करना हो कि कोई बात मैं समझा कि नहीं समझा, तो इसका सबसे सरल तरीका है कि आप दीवार को मानिए कि ये छात्र है, मैं अध्यापक अध्यापिका हूं, और उसको उसी बात को समझा दीजिए। अगर आप ठीक से समझा पाए, आपके दिमाग में सब क्लैरिटी है, आपको दाएं बाएं नहीं झांकना पड़ा, तो मतलब आपको वो बात समझ में आ गई है। और अगर आप एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बोलने में आपकी सांस फूल रही है, आपकी सांस उफड़ रही है, तो समझिए कि मैं क्लास में केवल फिजिकली अटेंडेंस के लिए मैं प्रेजेंट हूं, विषय मेरे मस्तिष्क में आ नहीं रहा है। तो आप लोग जरा इस बात का ध्यान रखें, और इसके बाद ही इस इन क्लासेस का जो पूरा उद्देश्य पूरा होगा। मेरी बात पूरी होती है, आप में से किसी कुछ पूछना हो, कहना हो, बताना हो, तो आप लोगों का स्वागत है। नाम बताना पहले अपना, फिर हमारा जी ये मोनिका क्लासेस कब तक चले? वो कॉलेज में लेंगे ना रजिस्ट्रेशन कराने? अरे मोनिका जी, आप तो मोनिका जी इंतहा करती हैं, ठीक है। नहीं इंतहा सर, किस चीज की आपने? रहते कि आप इंतहा थोड़ा इंतहा किस चीज की आपने कि आपने छुट्टियों, पूरी छुट्टियों भर केवल ये चिट्ठी लिखती रही, क्लास कब होगी, क्लास कब होगी, है। और अब जब क्लास आरंभ हुई तो आप कह रही हो साहब खत्म कब होगी ये, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप ना ऑफिस है में जी, बताना होता है। हमने कॉलेज ऑफिस में बताना, ऑफिस में मैडम पूछ रहे थे आइडिया है ना, ऑफिस में बता दीजिए कि पेंशन अभी करानी कम है। से कम, जी जी, अभी कम से कम ये क्लास 3 महीने चलेगी, 3 महीना, ठीक है। तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, और नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। और तो ये सभी जी, नहीं होगी ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ मोनिका जी। सर हमारी क्लास मंडे फ्राइडे चलेगी ना सर? जी जी, मंडे फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। ठीक है। और ऐसा नहीं है, हम लोग अगर अगर आप लोग कहेंगे तो आपकी क्लास में सैटरडे संडे को भी ले सकता हूँ। साथ ही मेरी क्लास के अलावा अभी आपका एक पेपर पवन सर के द्वारा भी पढ़ाना बाकी है। तो अभी सर थोड़ा सा बिजी है कुछ और क्लास पढ़ाने में, अभी में बहुत सारे अपने बाकी हैं, वो भी अभी आपकी क्लास शुरू करेंगे। तो आपकी 2 क्लास होंगी पूरे दिन की। मैं ही आपकी क्लास लूंगा 1.5-2 घंटे की, और बाकी 1.5-2 घंटे क्लास पवन सर भी आपकी क्लास लेंगे वो, ठीक है। सर आप ले लिया और किसी सैटरडे को, संडे को। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, और किसी कुछ प्रॉब्लम पूछना है नहीं क्या? और किसी कुछ पूछना है क्या, किसी को और कुछ? जी सर मैं प्रमोद। हाँ हाँ, प्रमोद जी बोलिए। सर मैंने एक व्हाट्सएप किया था आपको, थोड़ा जवाब हाँ दे हाँ हाँ, देते। बताओ, यार हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या टॉपिक था आपका? मेरा सर वो था, अच्छा, भूल गए हो? एनडीए 2.0, एनडीए 2 कॉल में भारत नेपाल संबंध, चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में। चलो ठीक है, आपका टॉपिक आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन सर मैंने अब भेजा था इसमें आपको। इसमें हाँ हाँ, व्हाट्सएप किया था मैंने, जी सर। देखा था, लेकिन मैं जी जवाब सर। जवाब नहीं दे पाया। चलो मैं देख के आपको बताऊंगा शाम तक, आपको देख के भी, ठीक है। जी सर। ठीक है, और किसी सर कुछ आज पूछना है क्या? सर आज हाँ ठीक है सर, बोलो मैंने बोलो। उस पर पढ़ना स्टार्ट हाँ कर दिया, अब लिख भी रहा हूँ। जी जी, ठीक है। हाँ बोलो 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 राजेश्वर जी। सर थोड़ा सा टॉपिक पे क्लियरिटी मैं भी चाहता हूँ। आपने मुझे कुछ व्हाट्सएप किया है क्या? नहीं किया नहीं, मैं सर आपको बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर ठीक देना ठीक मुझे आप ठीक भी। ठीक ठीक सर, ठीक है, ठीक, ठीक सर, थैंक ओके, यू। नमस्कार। ठीक है, सबको नमस्कार, क्लास खत्म होती है अपनी।